नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार आपका जी के स्टडी चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं आप सभी अपने घर पर अच्छे एवं कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एयर, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल बोलते हैं। अगर वायुमंडल की डेफिनेशन को देखें, एयर की डेफिनेशन को देखें, या फिर जिसको हम एटमॉस्फेयर भी कह देते हैं, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देखें तो हम इसको कुछ ऐसे डिफाइन कर देते हैं। इट इज अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। मतलब ये एक हवा की एक इतनी मोटी मोटी परत होती है जो हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए है। ये हर टाइम, एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट हमें इफेक्ट करती है, हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन। अब इसके थोड़ा कंपोजिशन को देख लेते हैं कि हमारे वायुमंडल का, हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन होता क्या है, कैसे होता है, कौन कौन सी गैसेज होती है। तो मैंने क्या पाई चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो पाई चार्ट को हम थोड़ा डीपली देख लेते हैं और उसके साथ साथ हम इन गैसेज का यूज भी देखेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारी एयर में कि इस गैसेज के क्या यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पाई चार्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी, सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो नाइट्रोजन गैस की है। नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में 78%, सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, हम डेली लाइफ में अपना ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। उस सांस लेने की प्रोसेस में भी हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में बहुत सी नाइट्रोजन गैस जाती है। कुछ पार्ट जाता है, मतलब बहुत सी, मतलब होल लाइफ कुछ पार्ट जाता है, लेकिन उसको हम एक्सेल कर देते हैं, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बट जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बट इस नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट एयर से न लेके, वो जो हमारे अर्थ में, हमारे सोइल में बैक्टीरियाज होते हैं, उस बैक्टीरियाज के थ्रू नाइट्रोजन गैस को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं एटमॉस्फेयर से प्लांट्स और ट्रीज। ठीक है, तो ये हमारी नाइट्रोजन गैस है। और आप लोगों ने, जो आप लोग थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, लोग देखते भी होंगे कि हम लोग नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो हमारी क्रॉप्स होती है, उन क्रॉप्स में यूरिया एक फर्टिलाइजर होता है, उसका यूज करते हैं। यूरिया में ऑलमोस्ट 45% तक नाइट्रोजन गैस होती है, इसीलिए यूरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर का सेकंड सबसे ज्यादा क्वांटिटी रखता है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, जो 21% है। आप देख पा रहे हैं 21%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन सभी जितने आपके एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, इंसेक्ट, उन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, उनके ब्रीथिंग के लिए, उनके सांस लेने के। एवन ह्यूमन की एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है ऑक्सीजन। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट गैस की तरफ चले तो थर्ड नंबर पर आता है ऑर्गन। ऑर्गन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में 0.93% अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उससे कम अगर नीचे चले देशों में तो ऑल अदर्स आता है। लेकिन उससे पहले इसको देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये गैस हमारे प्लांट्स वर्ल्ड के लिए, हमारे प्लांट किंगडम के लिए बहुत एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम ह्यूमन या एनिमल्स ब्रीथिंग में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, आप सभी जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस या साइंस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स और ट्रीज जब अपने उनका जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट है ऑल अदर्स, अन्य सभी। ऑल अदर्स में आप ले सकते हैं और दूसरी जितनी भी गैसेज है, जैसे आपकी ये ओजोन हो गई और दूसरी गैसेज जितनी भी हैं। इसके साथ साथ इन जो दूसरी गैसेज, हीलियम या और अन्य सभी दूसरी अदर्स गैसेज, इन गैसेज के साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ छोटे छोटे मिट्टी के, डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं। आप लोग कभी देखना, जब कहीं से सनरेज आ रही हो, आप विंडो खोलना, वहां से आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे तैरते दिखाई देंगे, स्विंग करते दिखाई देंगे हवा में। तो ये वो पार्टिकल्स होते हैं, बट ये बहुत कम क्वांटिटी होते हैं, ये हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। अगर बात करें हम आगे, इसको एक बार नीचे देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑल अदर्स
0.04%, यानी टोटल हो गया आपका 100%। ये आपका गैसेस का कंपोजिशन है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिससे कि आप इन फ्यूचर इस टॉपिक का क्लियर कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के फ्रेंड्स या आपके सर्किल में जितने भी लोग हैं इस वीडियो का, इस टॉपिक का थोड़ा फायदा उठा पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का ढांचा। अगर इस टॉपिक की बात करें तो हम एटमॉस्फेयर मीन्स हमारे वायुमंडल को जनरली 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर स्पेस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसको देखते हैं 5 पार्ट कौन कौन से हैं हमारे। वो 5 पार्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। अगर हिंदी में बोले इनको क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 लेयर हो गया, 5 परत हो गई वायुमंडल की। तो इसको हम थोड़ा डीपली देख लेते हैं। तो सबसे पहली, सबसे नीचे हमारी अर्थ सरफेस से जो एकदम टचड मिलती हुई जो लेयर है, परत है, वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं क्षोभमंडल। अगर इस लेयर की हम सबसे पहले बात करते हैं हाइट की, ये 0 किलोमीटर से, यानी कि अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर तक है, 13 किलोमीटर तक ये मोटी परत है। और यही वो लेयर है जिस लेयर में हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, गैसेज इनहेल करते हैं, और जो हम दूसरी गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अगर इस लेयर की, इसी क्या सभी लेयर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर इस लेयर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी हमारे वेदर फेनोमेनिया है, लाइक रेनफॉल, फ्रॉस्ट, हेलस्टोन, वो सब इसी लेयर में होते हैं। यानी कि जितने हमारी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, वो सब घटनाएं इसी ही परत में होते हैं, इसी मंडल में होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्षोभमंडल। जैसे कि आपकी बारिश होना, ओलावृष्टि होना, धुंध, कोहरा, ये सब। ठीक है, तो ये 0 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है इस परत की। इसके बाद जैसे जैसे हम की तरफ ऊपर जाते हैं तो दूसरी परत आती है, दूसरी लेयर आती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है, यानी कि होता है 37 किलोमीटर इसकी मोटाई। ठीक है, और अगर इसकी हम इंपोर्टेंस की बात करें, समताप मंडल की हम इंपोर्टेंस की बात करें, सबसे पहले इसकी इंपोर्टेंस इसलिए है कि ये वही लेयर है, वही परत है जिसमें ओजोन लेयर है, मतलब वही परत है जिसमें ओजोन परत कंसिस्ट करती है, ओजोन परत होती है। ठीक है, ओजोन परत हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको अर्थ पर आने से ये लेयर ही रोकती है। जो सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है, ये ओजोन परत ही उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, हमारी रक्षा करती है। दूसरी इंपॉर्टेंस किस लिए है? वो इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये वो लेयर है जो हमारे जिसमें ये हमारे फ्लाइट्स या हमारे हवाई जहाज ट्रेवल करते हैं, उड़ते हैं। क्योंकि ये लेयर क्षोभमंडल से ऊपर है, इसलिए इसमें कोई भी वेदर फेनोमेनिया नहीं होता है, कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, एकदम मौसम साफ होता है, बादल नहीं होते, हवाएं तेज नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए एकदम सबसे उपयुक्त मंडल होता है, सबसे आइडियल मंडल होता है। ठीक है, और इसकी लेयर की मैंने आपको बताया 13 किलोमीटर 50 किलोमीटर हाइट होती है, इनके 37 किलोमीटर ये मोटा लेयर है। ठीक है, तो समताप मंडल के बाद हम देखते हैं मध्यमंडल, जिसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। अगर मेसोस्फेयर की बात करें 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर मोटी एक लेयर है, इनके 30 किलोमीटर मोटी लेयर है, इसको हम बोलते हैं मध्यमंडल। इसकी लेयर की भी अपनी इंपोर्टेंस है। जैसे इस लेयर की इंपोर्टेंस सबसे बड़ी है कि हमारे स्पेस से, हमारे अर्थ की तरफ जितने भी मेट्रोइड्स आते हैं, उनका पिंड आते हैं, उन सबको अर्थ पर आने से पहले ये लेयर ही जला देती है, मेसोस्फेयर यानी कि आपका मध्यमंडल। ठीक है, ये इस लेयर की इंपोर्टेंस है। ओके, उसके बाद हम ऊपर की लेयर की तरफ चलते हैं। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल। अगर थर्मोस्फेयर की बात करें, सबसे पहले इसकी मोटाई की बात करें, इसकी थिकनेस की बात कर लेते हैं। इसकी मोटाई है 80 to 400 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आपका थर्मोस्फेयर है, वायुमंडल है, यानी कि 320 किलोमीटर मोटी ये लेयर है। इसकी इंपोर्टेंस अगर देखें तो हमारे
कम्युनिकेशन, डेली कम्युनिकेशन के लिए यही लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है। यही लेयर पे हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड है आज के टाइम का, क्योंकि यही से रेडियो ट्रांसमिशन इसी लेयर से होता है। जितने भी हमारे मोबाइल नेटवर्क, टीवी नेटवर्क या आपके रेडियो नेटवर्क, सभी जितने नेटवर्क होते हैं वो इसी ही लेयर से ट्रांसमिशन होते हैं। इसी लेयर में हमारे सैटेलाइट्स के जो वेव्स होती है वो आती है और जाती है। ठीक है, तो ये मोबाइल नेटवर्क हो गया, टीवी नेटवर्क वगैरह। तो इस सबसे बाद हम बात करें होता है एक्सोस्फीयर। ये 400 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी आपका एटमॉस्फेयर का एरिया है वो एक्सोस्फीयर है। अगर इस लेयर की बात करें, ये लेयर बहुत एक पतली परत हम इसको कह सकते हैं, और इसमें सबसे हल्की गैसें होती हैं। अर्थ के जो एटमॉस्फेयर की सबसे हल्की गैसें होती हैं वो इसी लेयर में होती है, जैसे हीलियम और नाइट्रोजन हीलियम दोनों हल्की गैसें हैं, दोनों ही इसी लेयर में है। ठीक है, तो ये हमारे लेयर्स हो गई, उनकी इंपोर्टेंस हो गई, और यहाँ पर उनकी हाइट और उनकी थिकनेस हो गई, उनकी मोटाई हो गई। अब एक चीज और देख लेते हैं, इन लेयर्स से दूसरी लेयर के बीच में बॉर्डर बनता है, उसी बॉर्डर को हम बोलते हैं, देखिए ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में बॉर्डर है ट्रोपोपोज, और स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच का जो बॉर्डर है वो है स्ट्रेटोस्पोज, और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच का बॉर्डर है मेसोस्पोज। मेसोस्पोज बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर बोलते हैं, क्योंकि ये वो सीमा है, ये वो बॉर्डर है जो अर्थ का सबसे कूलेस्ट पार्ट होता है। जी हाँ, धरती का सबसे ठंडा पार्ट यही है। यहाँ टेम्परेचर आप नोट कर लीजिएगा, -150 डिग्री, -150 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। इससे कम तक यहाँ टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो ये सबसे कूलेस्ट पार्ट है। ठीक है जी हाँ, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले तीन टॉपिक है, तो इसमें हम देखें सबसे पहले वेदर इज द शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी एरिया, एनी प्लेस। देखिए, मौसम यह किसी भी क्षेत्र की, किसी भी एरिया की छोटे समय की वायुमंडलीय दशाएं होती है, उसको हम बोलते हैं वेदर। दूसरा हमारा क्लाइमेट, ये वर्ड दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, वेदर और क्लाइमेट। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। क्लाइमेट, द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेटिक ऑफ ए प्लेस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मौसम है यानी कि वेदर है वो शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को शो करता है, और जो क्लाइमेट है यानी कि जो आपकी जलवायु है वो किसी प्लेस की लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, लंबे समय की जलवायु दशाओं को दर्शाती है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया, आप समझे होंगे। एक बार और बता देता हूँ, वेदर ये किसी भी एरिया की शॉर्ट टाइम की, कम समय की एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे एक दिन दो दिन, शॉर्ट पीरियड, एक दिन दो दिन, घंटा दो घंटा की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, वातावरणीय दशाओं को प्रस्तुत करता है। और जो जलवायु होती है यानी कि हमारा क्लाइमेट होता है वो किसी भी प्लेस, किसी भी स्थान की लॉन्ग पीरियड यानी कि लंबे समय की क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ आएगा। ये शॉर्ट पीरियड का एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, छोटे समय की वायुमंडलीय दशाएं होती है, लंबे समय की वायुमंडलीय दशाएं होती है। अब बात करते हैं विंड की, यानी कि आपकी पवन या हवा। देखिए, समझने वाली बात है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। कभी कभी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हवा किस एरिया से किस एरिया बहती है, तो आपका आंसर होगा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। आपके पास ऑप्शन होंगे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, या फिर दोनों में से कोई नहीं, या दोनों। तो ये वहां कंफ्यूज करने वाला होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, हाई टू लो, उच्च से निम्न, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब कोई हवा मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं विंड, पवन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ आए होंगे। तो आज का हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है, ये टॉपिक यही खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा चैप्टर पसंद आया होगा, आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली होगी। ठीक है, तो इसी के साथ में अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक अनुरोध और करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस आपके कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में जो भी लॉकडाउन लगा हुआ है, आप घर पर बैठे हुए हैं, वैसे तो आप खाली नहीं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, फिर भी आपकी नॉलेज, आपकी जीके इंप्रूवमेंट के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसको लाइक भी कीजिए, प्लीज शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।